आज हम जर्मनी में नाजीवाद इसको समझेंगे कि जर्मनी में नाजी दल का किस प्रकार से उदय हुआ और हिटलर की उसमें क्या भूमिका रही और नाजीवाद का उदय के क्या कारण रहे जर्मनी में। ऐसे इससे पूर्व हमने देखा था कि किस प्रकार से इटली में मुसोलिनी का उदय, फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद। कंडीशन इनकी दोनों की सेम ही है क्योंकि दोनों ही जो नेता एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी ये वर्साई की संधि से नाराज थे। पेरिस शांति सम्मेलन से भी इनको कोई असंतुष्ट थे। तो ऐसी स्थिति ही जर्मनी में देखने को मिलती है कि जर्मनी में किस प्रकार से जनता बेरोजगारी, बेकारी, उद्योगों का विनाश, प्रजातांत्रिक सरकारों की अयोग्यता, ऐसी ही स्थिति जर्मनी में जब पैदा हो जाती है तो एडोल्फ हिटलर इस स्थिति का फायदा उठाते हुए जर्मनी में सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और जनता पर अपना प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिखाते हुए उनको अपने पक्ष में कर लेता है और इस प्रकार से जर्मनी में नाजी दल का गठन होता है, नाजीवाद का उदय। और इसमें जर्मनी, जापान और इटली ये बाद में जाकर एक तरह से आक्रामक नीति अपनाते हैं जिसके कारण राष्ट्रतंत्र की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है और ये छोटे और कमजोर देशों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देते हैं और वर्साई की संधि को तोड़ते हैं क्योंकि जर्मनी की जनता मानती थी कि वर्साई की संधि उन्होंने स्वयं स्वीकार नहीं की बल्कि वो थोपी हुई संधि थी जिससे कि जर्मनी के भविष्य को ही नष्ट कर दिया। और इस प्रकार की भावना जर्मनी में पहले से ही व्याप्त थी और हिटलर ने जनता की इसी दशा का लाभ उठाते हुए उनके जो भी सहयोग को अपने फेवर में किया। तो आज हम इस वीडियो में जर्मनी में नाजीवाद के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो इसकी पहले पृष्ठभूमि जानेंगे क्या, और इसके बाद आर्थिक संकट, प्रजातांत्रिक सरकार की विदेश नीति, नाजी दल की प्रकृति, एडोल्फ हिटलर, सत्ता का दृढ़ीकरण। तो ये तो कंडीशंस हैं। और इसके बाद उत्कर्ष के क्या कारण थे, मतलब जर्मनी में किस प्रकार से नाजीवाद का उदय होता है या हिटलर को सफलता प्राप्त होती है। तो उसके कारण है जैसे हिटलर का व्यक्तित्व, वर्साई की आरोग्य संधि, आर्थिक संकट, जातीय उत्कृष्टता का प्रचार, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था, साम्यवाद का भय, मनोवैज्ञानिक कारण और नाजी दल का कार्यक्रम। तो ये है कारण, नाजीवाद के उदय के कारण ये है। तो पृष्ठभूमि पहले जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जोलन राजवंश का अंत हो गया और उसके स्थान पर फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना की गई। मतलब जोलन राजवंश का जो अंत होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और उसके स्थान पर फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना की गई। 19 जनवरी 1919 के दिन जर्मन रीस्टाग, अब जर्मन रीस्टाग से क्या तात्पर्य, लोकसभा, इसको बोलते हैं लोकसभा के चुनाव हुए और 6 फरवरी एबर्ट ने बीमर नामक नगर में नवनिर्वाचित लोकसभा को आहूत किया। लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। मिली जुली सरकार बनी और 28 जून 1919 को वर्साई की आरोग्य संधि पर वायमर सरकार ने हस्ताक्षर कर दिए। तो वायमर सरकार को यह समझाया गया था कि जो वर्साई की संधि है वो जर्मनी के हित में है। और हालांकि वायमर सरकार ने ये आशंका तो जताई थी कि ये वर्साई संधि में उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उनको निमंत्रण दिया गया और वायमर सरकार के जो प्रतिनिधि पहुंचते हैं तो उनसे जबरदस्ती साइन करा लिए जाते हैं।
तो इसीलिए कहा कि ये जो संधि थी वर्साइस ऑफ ट्रीटी, वो उसको थोपा गया था, स्वीकार नहीं किया था जर्मनी ने, हस्ताक्षर जो कभी लोकप्रिय न हो सकी। तो इस प्रकार हमने देखा पृष्ठभूमि को। इसके बाद आर्थिक संकट, क्या आर्थिक संकट थे? वायमर प्रजातंत्र को प्रारंभ से ही आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। अब वायमर सरकार एक तरह से वर्साई संधि थोपती जाती है और इसके अतिरिक्त उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो प्रजातंत्र को प्रारंभ से ही आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। युद्ध काल में जर्मनी की आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो चुकी थी, क्योंकि संधि की बहुत सी ऐसी धाराएं शर्तें लगा दी गई थी जिससे कि युद्ध का हर्जाना देना, कुछ प्रदेश छोड़ना, और इस प्रकार से युद्ध में अपार धन जो लगाया गया, उससे क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन जर्मनी की अस्त व्यस्त हो गई युद्ध काल में। हाँ, इसके बाद उसके सिक्के मार्क की स्थिति में गिरावट आ गई। जर्मनी का सिक्का मार्क, जिस उसकी स्थिति में गिरावट आती है। प्रजातांत्रिक सरकार ने स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। यानी प्रजातांत्रिक सरकार ने प्रयास तो किए, लेकिन वह उसको संभालने में असफल रही, जिससे कि जनता के मन में ये बात बैठ गई कि प्रजातंत्र सरकार उनके लिए लायक नहीं है, उनके हितकारी नहीं है। इसीलिए वो नया विकल्प खोजने लगे, किंतु सफलता नहीं मिल पाई। जर्मन जनता को का लोकतंत्र में विश्वास जाता रहा। कुल मिलाकर ये था कि जर्मन जनता ने ये देखा कि किस प्रकार से इटली में मुसोलिनी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और जैसे इटली में कंडीशन वैसे जर्मनी में, तो जनता में ये बात बैठ गई कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं है, और इस प्रकार से जो वायमर सरकार, वो उसका विश्वास जनता से जाता रहा जर्मनी में। ऐसी परिस्थिति में नाजी दल को अपनी लोकप्रियता तथा शक्ति बढ़ाने का अपूर्व अवसर मिल गया, और इसका लाभ किसको मिला? नाजी दल को, क्योंकि नाजी दल देख रहा था कि किस प्रकार से जो सरकार है वो जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है। इसके बाद प्रजातांत्रिक सरकार की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी देखेंगे अब। जर्मनी में नाजी दल के उत्कर्ष में प्रजातांत्रिक सरकार की कमजोर विदेश नीति का भारी योगदान रहा। तो अब ये भी मान सकते हैं कि जो प्रजातांत्रिक सरकार थी, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत ही कमजोर थी, जिसका लाभ किसको मिला? नाजी दल को। 1919 से 1932 तक जर्मन राजनीति का मुख्य ध्येय जर्मनी के लिए यूरोप तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त करना था। तो 1919 से 1932 तक जर्मन राजनीति का मुख्य ध्येय जर्मनी के लिए यूरोप तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो सम्मान पहले था उसको प्राप्त दोबारा करना था। वर्साई के आरोग्य संधि के साथ वायमर सरकार का सहयोग, जर्मनी का निशस्त्रीकरण, उपनिवेशों की क्षति, राइनलैंड पर अधिकार, मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य, साल की घाटी पर फ्रेंच नियंत्रण, रूर पर फ्रांस का बलपूर्वक अधिकार, 1930-31 का विश्वव्यापी संकट आदि ने सामूहिक रूप से वायमर प्रजातंत्र के भविष्य को अंधकार में बना दिया। तो वायमर सरकार की जो समस्याएं थी, जो उन्होंने मतलब जिसको वो सॉल्व करने में सफल नहीं हुए, और जो उन पर लाद दी गई समस्याएं, वो कौन कौन सी समस्याएं थी? वो थी वर्साई की आरोपित संधि पहली, जिसको वो किसी मतलब उसको वो उन्हें स्वीकार करा दिया गया किसी, और वो इसको मना नहीं कर पाए। तो ये उनकी सबसे पहली प्रॉब्लम। इसके बाद है वायमर सरकार का सहयोग है, संधि के साथ सहयोग करना, ये बहुत बड़ी उनकी भूल भी मानी गई। जर्मनी का निशस्त्रीकरण करा देना, कि जब ये वर्साई संधि में शर्त ही रख दी गई कि जर्मनी जो है वो शस्त्र को नहीं बनाएगा, और शस्त्रों में कटौती और कर दी गई, सेना में कटौती कर दी गई, जिससे कि जर्मनी शक्तिहीन की स्थिति बना दी। उपनिवेशों की क्षति, जो उपनिवेशों की क्षति पूर्ति भी देनी पड़ेगी युद्ध में जो हुआ है। राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य करा दिया गया, राइनलैंड का प्रदेश मित्र राष्ट्रों को दे दिया, जर्मन, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इससे भी उनकी मतलब एक प्रतिष्ठा में कमी आई।
साल की घाटी पर फ्रेंच नियंत्रण करना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और ये एक तरह से जर्मनी की प्रतिष्ठा के लिए आघात था। और रूर पर फ्रांस का बलपूर्वक अधिकार करना, ये एक तरह से जर्मनी के लिए बहुत क्षति थी। 1930-31 विश्वव्यापी संकट काल में सामूहिक रूप से वायमर प्रजातंत्र के भविष्य को अंधकार में बना दिया था। तो इस प्रकार 1930 और 31 का जो विश्वव्यापी संकट था उसने वायमर प्रजातंत्र को बहुत कमजोर और एक तरह से अयोग्य सिद्ध कर दिया था। इसके बाद देखेंगे नाजी दल की प्रगति, एडोल्फ हिटलर। तो अब इस प्रकार जब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार की कमियां हैं, तो इसका लाभ एडोल्फ हिटलर उठाते हैं। एडोल्फ हिटलर इन सभी समस्याओं को देख रहा था, तो उसने एक तरह से निश्चय किया कि मैं किस तरीके से इसका लाभ उठाऊं। तो यहाँ देखें एडोल्फ हिटलर का परिचय। नाजी दल, जिसका मूल नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल था। नाजी दल का मूल नाम क्या है? राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल था, जिसका संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। उसका जन्म ऑस्ट्रिया और बवेरिया की सीमा पर इन नदी का नाम है इन नदी के किनारे बोनी नामक गांव के एक मोची के घर में हुआ था। ये उनका परिचय है। कौन सी कहाँ पर हुआ है उनका जन्म? ऑस्ट्रिया और बवेरिया की सीमा पर इन नदी के किनारे बोनी नामक गांव में एक मोची घर में हुआ था। 1920 ईस्वी में हिटलर ने अपने कुछ सैनिक साथियों की सहायता से जर्मन मजदूर संघ का कायाकल्प कर दिया। ऐसे हमने देखा मुसोलिनी ने भी ऐसे किया था। जो अवकाश प्राप्त सैनिक थे उनका एक सम्मेलन बुलाया, उसमें बहुत सारे उसी की विचारधारा से मिलते जुलते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर हिटलर भी करता है। हिटलर ने कुछ सैनिक साथियों की सहायता से जर्मन मजदूर संघ का कायाकल्प कर दिया। इसका नया नाम रखा गया राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल। क्या रखा गया नया नाम? राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में नाजी दल कहा जाता था। तो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल, जिसे नाजी दल भी कहते हैं। इसके 25 सूत्री कार्यक्रम घोषित किए गए। किसके? नाजी दल के 25 सूत्री कार्यक्रम। इसके प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार से थे। अब इसमें हिटलर ने जो उद्देश्य रखा वो इसीलिए रखा कि ताकि और अधिक जर्मन जनता उसके प्रति मतलब आकर्षित हो, उसके फेवर में आए। तो इसीलिए कौन कौन से वो मुद्दे रखे जिससे जर्मनी जनता ने हिटलर को अपना सपोर्ट दिया। तो ये थे नंबर 1, वर्साई की संधि को क्या करना? अस्वीकार करना, जर्मनी से छीने गए प्रदेश पुनः प्राप्त करना, जर्मन सैन्य शक्ति का विकास करना, जर्मनीकरण को पूरा करना, जर्मनीकरण को तथा विदेशी हस्तक्षेप को रोकना, साम्यवादी समाजवादियों को रोकना, भ्रष्टाचार पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंत करना। तो ये प्रमुख रूप से 6 मुद्दे थे। वर्साई की संधि को तोड़ना, दूसरा था जर्मनी से छीने गए प्रदेश पुनः प्राप्त करना, जैसे रूर और यहाँ पर देखा रूर और सार घाटी जो उनके अधिकार से ले ली गई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया हिटलर ने कि जर्मनी के जो छीने गए प्रदेश होंगे हम पुनः प्राप्त करेंगे। जर्मन सैन्य शक्ति का जो पहले फाउंडेशन लगा दी गई थी कि आप सेना का विस्तार नहीं कर सकते वर्साई की संधि के अंतर्गत, तो ये भी उन्होंने मुद्दा रखा हिटलर ने कि हम जर्मनी की सैन्य शक्ति का विस्तार करेंगे, जर्मनी से छीन कर करते, इसके बाद जर्मनीकरण को पूरा करेंगे, मतलब जर्मनी का एक अलग ही इमेज बनाएंगे। इसके बाद साम्यवादी समाजवादियों को रोकना, भ्रष्टाचार का आधारित जो लोकतंत्र व्यवस्था थी उसका अंत करना, जिससे कि जब करप्शन नहीं होगा जर्मनी में तो विकास होगा और जो उद्योग की स्थिति है उसका भी सुधार होगा, व्यापार बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी,
लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, भुखमरी से लोगों को मुक्ति मिलेगी और आयात निर्यात अगर अधिक अच्छा हुआ तो विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी, जिससे कि आर्थिक दशा में सुधार होगा। सत्ता का दृढ़ीकरण 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने तत्कालीन चांसलर स्लीचर को 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने तत्कालीन चांसलर स्लीचर को पद से हटाकर हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। इस प्रकार हिटलर सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। हिटलर चांसलर तो बन गया, किंतु रीस्टार्ट आप लोकसभा कंपैरिजन लोकसभा से कर सकते हैं में नाजी दल का बहुमत नहीं था। हिटलर ने लोकसभा को भंग कर 5 मार्च 1933 को नवीन चुनावों की घोषणा की। 14 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति तथा चांसलर दोनों पदों को मिलाने की व्यवस्था की। हिटलर ने इंपीरियल लीडर की पद की धारण की और वह शासक बन गया। तो हिटलर ये मान रहा था कि अगर सत्ता हमें मजबूती से नहीं मिलती है और हम कमजोर रहते हैं, मिली जुली सरकार बनती है तो कोई भी ठोस निर्णय लेने में कठिनाई आती है, तो उसने ये सोचा कि दोनों ही पदों को अपने हाथ में ले लिए जाए और सर्वे सर्वा जैसे जिससे कि कोई विरोध नहीं हो। तो इस प्रकार से 14 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति तथा चांसलर दोनों पदों को मिलाने की व्यवस्था की। हिटलर ने इंपीरियल लीडर की पदवी धारण की और वह शासक बन गया। अब हिटलर के उत्कर्ष के कारण, मतलब हिटलर को जो उन्नति हुई या दानी दल का जो उत्कर्ष हुआ, उसके मेन रीजन है उनको हम समझेंगे। उत्कर्ष के कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, हिटलर का व्यक्तित्व। तो हिटलर का जो व्यक्तित्व था वो एक कुशल वक्ता, आकर्षक मतलब बोलचाल और जो श्रोतागणों को संबोधित कर लेता था, वह एक मजा हुआ राजनीतिज्ञ था, पॉलिटिशियन। वह प्रतिभावान एवं महान वक्ता था, मतलब बोलने में एक तरह से लोगों का ध्यान खींचने वाला, और एक वीर सैनिक भी था। वो सेना में भी रहा तो उसको सेना के कायदे कानून, बाकी एक तरह से डिसिप्लिन में रहना भी उसको पसंद था। उसकी वाणी में तेज था, मतलब तेजस्वी भाषण देता था, जिससे कि लोग उसकी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक भी था, साइकोलॉजिस्ट, मतलब सामने वालों को किस प्रकार से कहना है कि वो उसके प्रति आकृष्ट हो जाए और बात को मानना, मतलब मानने को स्वीकार कर ले, पाना स्वीकार कर ले। तो इस प्रकार का वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक अपने भाषणों में इस बात का ध्यान रखता था कि जनता क्या चाहती है। इसके बाद वह अपनी वाणी से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देता है। तो एक नेता के लिए यही सबसे बड़ा गुण है कि वो जो श्रोतागण है उन्हें मंत्र मुग्ध कर रहा है। तो वाणी में ओजस, तेजस और एक तरह से वाणी में एक मधुरता और जनता क्या चाहती है, ऐसी अगर कला एक वक्ता के अंदर है तो वह काफी हद तक उससे सफलता प्राप्त होती है। यही हिटलर के अंदर खूबी देखने को मिलती है। इसके बाद वर्साई की आरोपी संधि, ये दूसरा कारण है, क्योंकि वर्साई संधि से जो बातें थोपी गई थी जर्मनी पर, उससे जर्मनी की जो प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया था। तो हिटलर यही चाहता था कि संधि को तोड़ा जाए और वो बाद में ऐसे करना प्रारंभ कर देता है। तो जर्मन जनता वर्साई संधि को भूली नहीं थी। इस संधि ने जर्मनी को नैतिक और भौतिक दृष्टि से मृतप्राय बना दिया था। मृतप्राय से तात्पर्य है कि जर्मनी जनता इस प्रतिष्ठा पर जो आघात पहुंचाता उनकी वर्साई संधि के द्वारा, तो वो अपने आप में एक हीन भावना से ग्रसित हो गई थी। और ऐसा स्थिति से उबारने के लिए जब हिटलर ने उनको आश्वासन दिया तो वो उनके साथ जनता हो गई। संधि की बाद की घटनाओं जैसे फ्रांस का विरोधी रूल पराधिपत्य, सार पराधिपत्य, क्षतिपूर्ति की भारी रकम, जर्मनी का निशस्त्रीकरण से जनता नाराज थी। तो ये
संधि के अंतर्गत जो व्यवस्था रखी गई थी वर्साई संधि के अंतर्गत, जैसे फ्रांस ने मनमानी शुरू करी, रूर पर अधिकार कर दिया गया, सार्वभौमिक पर भी आधिपत्य और क्षतिपूर्ति यानी जुर्माना, युद्ध जुर्माना उसमें लगा दिया गया जर्मनी पे, जिससे कि उनकी आर्थिक दशा और अधिक गिर गई। जर्मनी का निशस्त्रीकरण जनता नाराज थी क्योंकि सैनिक शक्ति कम कर दी गई। तो ये उद्देश्य रखा गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा कि यदि जर्मनी की सेना ही कमजोर कर दी जाएगी तो ये युद्ध करने के लिए आगे आ ही नहीं सकेंगे। तो ये उद्देश्य रखा गया था, जबकि जर्मनी जनता इससे बहुत नाराज थी और हिटलर ने ऐसा ही किया कि जर्मनी की जनता की भावनाओं को पहचानते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि ये सारे हम बदले एक एक करके लेंगे। आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 से 33 ने भी हिटलर के उत्कर्ष में योगदान दिया। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट में तो विश्व के देशों की आर्थिक दशा में गिरावट आई, तो जर्मनी पे भी उसका प्रभाव पड़ा। जर्मनी ने अपनी वाणी से उसको इस प्रकार से जनता के सामने रखा कि जनता उसके प्रति एक तरह से आकर्षित हुई और हिटलर को काफी इससे लाभ हुआ, क्योंकि जर्मनी की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। कृषक ऋण भार से दबे पड़े थे, तो कृषकों की स्थिति दयनीय। बड़े उद्योगपति साम्यवाद से भयभीत थे। इधर साम्यवाद का प्रसार प्रचार इधर रूस की क्रांति के बाद देखने को मिलता है। बेकारों की समस्या जर्मनी में 60 लाख के आसपास पहुंच गई थी, जिसके पास कोई रोजगार नहीं और उनकी आर्थिक आमदनी के स्रोत खत्म। तो ऐसी संख्या जर्मनी में 60 लाख के आसपास थी। अतः आर्थिक संकट नाजी दल के लिए वरदान सिद्ध हुआ। तो ये आर्थिक संकट जो विश्व में एक मंदी का दौर देखने को मिला, तो ऐसी विश्वव्यापी आर्थिक संकट में हिटलर को सत्ता प्राप्त करने में एवं उत्कर्ष में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। जातीय उत्कर्षता का प्रचार, ये नेक्स्ट बिंदु है। नासी दल के उत्कर्ष का एक कारण जर्मन जनता में उग्र राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण था। हिटलर ने इसे और भी उग्र बनाने के लिए जातीय उत्कर्षता का विचार प्रतिपादित किया। उनका कहना था कि ईश्वर ने जर्मन जाति को अन्य जातियों पर शासन करने के लिए बनाया। तो ये बहुत बड़ी बात कहती हिटलर ने कि जर्मनी जाति को ही श्रेष्ठ बताया विश्व में। उनका कहना था कि जो जर्मन जाति है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति है और इसी को शासन करने के लिए ईश्वर ने यानी भगवान यानी गॉड ने बनाया है। तो इससे जो जर्मनी जनता थी वो एक तरह से एक बहुत ही उत्साह से भर गई कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो इतनी बड़ी बात कह रहा है, जर्मनी जाति को ही सर्वश्रेष्ठ बता दिया विश्व में। तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक एक तरह से उन्होंने दाव खेला, किसने? हिटलर ने, ताकि जनता उनके फेवर में आ जाए। जर्मनी जनता ने हिटलर को अपना हितैषी मानते हुए उसे अपना फ्यूहर मान लिया। फ्यूहर किसको मान लिया? हिटलर को। तब ऐसी बात कही कि जाति उत्कृष्टता वाली बात, तो जर्मनी जनता ने हिटलर को अपना क्या माना? फ्यूहर, मतलब एक बहुत बड़ा हितैषी। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था, हिटलर और नासी दल के उत्कर्ष का एक कारण जर्मन जनता में प्रजातांत्रिक लोग सभात्मक शासन पद्धति के विरुद्ध कार्य कर रहे थे से वो ऊब गए थे। तो मतलब प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था जो कि एक तरह से अयोग्य, नकारा, जनता की समस्याओं को हल करने में विफल और जनता की आर्थिक स्थिति को खराब करने में सहयोग प्रदान करने, वर्साई संधि को स्वीकार करना, निशस्त्रीकरण, कई क्षेत्र जो छीन लिए गए उनको वापस लेने में नाकाम। तो ऐसी स्थिति में भी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था से जर्मनी जनता का मोह भंग हो गया और जर्मनी जनता इटली की जनता की भांति यह मानने लगी कि लोकतंत्र की सरकारें अपना हित देखती हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं, अपनी सत्ता बचाने के लिए लालायित रहती हैं, उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर जब हिटलर ने ये बताया कि ये लोकतांत्रिक सरकारें आपको और अधिक गहरे गड्ढे में ले जाएंगी, तो इस समय जनता ने ये बात समझ ली और उन्होंने एडोल्फ हिटलर को अपना सहयोग दिया और नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ, नाजी दल का उत्कर्ष। साम्यवाद का भय,
अब साम्यवाद का भय क्यों था कि रूसी क्रांति सफल होगी और साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब रीष्टान भवन को जलाने का दोष साम्यवादियों के मत्थे मढ़ा गया तो लोग ये अनुभव करने लगे तो साम्यवादी समझ गए कि हिटलर ही समस्या से मुक्ति दिला सकता है। तो रीष्टान भवन में किसी भी ऐसी आग लगा दी जाती है और इसके लिए कि जो साम्यवादी थे उनको किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, भयभीत किया जाए। और जब ये दोष आग लगाने का साम्यवादियों के मत्थे ही मढ़ दिया जाता है तो वो घबरा जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब इस समस्या से कौन निजात दिला सकता है। तब उन्हें हिटलर ही दिखाई देता है और हिटलर को इससे सहयोग प्राप्त हो जाता है अप्रत्याशित। जैसे कोई भी घटना होती है उससे हानि और लाभ। तो रीष्टान भवन में आग लगना साम्यवादियों के लिए एक तरह से परेशानी का कारण बन जाती है, लेकिन साम्यवादी अब इस घटना से मुक्ति पाना चाहते हैं, बचाव करना चाहते हैं, तो वो हिटलर के पास जाते हैं और हिटलर को इससे काफी सहयोग मिल जाता है कि साम्यवादी अपने आप ही उसके फेवर में आ गए हैं। हिटलर स्वयं साम्यवाद का घोर विरोधी था, वह साम्यवादियों को कमजोर करना चाहता था। तो पूंजीवाद का समर्थक हिटलर, दैवी सिद्धांत में विश्वास रखने वाला, शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने वाला, जर्मनी जनता को विश्व की श्रेष्ठ जाति मानने वाला, तो वो स्वयं नहीं चाहता था कि साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो, वह साम्यवादियों को कमजोर करना चाहता था। और रीष्टान भवन को जलाने का रीजन भी यही था और जिससे कि साम्यवादी उसकी झोली में आ गए। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण। हिटलर में असंतुष्ट लोगों के मन की बात को जानने की क्षमता थी। तो ये एक तरह से एक कुशल एक प्रशासक के जो गुण होते हैं वो यही है कि वो अच्छा बोलने वाला हो, उसके अंदर अच्छा ज्ञान हो, वह जनता की जो नब्ज को जान सके। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि, मनोविज्ञान भी इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हिटलर ने वही बातें कही जो जर्मनी जनता चाहती थी। हिटलर ने आश्वासन दिया तो इसका आधार ये था कि उसको साइकोलॉजिकल भी वह उसमें पारंगत था और उसने अपने भाषणों में इसका इस्तेमाल किया। तो मनोवैज्ञानिक कारण ने भी हिटलर को उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाज़ी दल का कार्यक्रम, नाज़ी दल के क्या क्या कार्यक्रम थे, उनके कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, नाज़ी कार्यक्रम में संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन। तो नाज़ी दल ने क्या आश्वासन दिया कि सभी जर्मनी जनता की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली गई। 2, साम्यवादियों का दमन करना, ये दूसरा उनका कार्यक्रम था कि साम्यवादियों को किसी प्रकार से झुंड में मिलाया जाए। नंबर 3, श्रमिकों को शोषितों से मुक्ति दिलाना। जो श्रमिक वर्ग था उनसे 24 घंटे कार्य कराया जाता था और यदि वो किसी प्रकार से अपंग या अपाहिज हो जाते थे या मृत्यु को प्राप्त होते तो उन्हें उनके कोई सहायता नहीं की जाती, उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया जाता। तो ऐसी स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए श्रमिकों को शोषितों से मुक्ति दिलाना इनका कार्यक्रम था। भ्रष्टाचार को कम करना, करप्शन जो फैला हुआ था, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, इसको भी रोकना नाज़ी दल का मेन उद्देश्य था। तो आज हमने इस वीडियो में जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय के बारे में विस्तार से जाना। पृष्ठभूमि में हमने देखा किस प्रकार से होहेंजोलन राजवंश का अंत होता है और उसके स्थान पर फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक सरकार शासन की स्थापना होती है। और इसके बाद हमने आर्थिक संकट में देखा कि किस प्रकार से वाइमर प्रजातंत्र को प्रारंभिक आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है और जिससे ऐसी परिस्थिति को लाभ होता है। प्रजातांत्रिक सरकार की विदेश नीति में हमने देखा कि सब वाइमर सरकार जो है कि जर्मनी के निशस्त्रीकरण की बातों को स्वीकार करना उसके लिए बहुत बड़ी भारी पड़ा। वर्साई संधि को स्वीकार करना ये भी उसके लिए बहुत बड़ा एक समस्या बनी, क्योंकि कहा कुछ गया था हुआ कुछ। इसके बाद इस साल घाटी पर फ्रेंच नियंत्रण होना, इसके बाद राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य होना और रूर पर फ्रांस का बलपूर्वक अधिकार करना। 1930-31 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट
ये सभी सामान्य रूप से बाइबल प्रजातंत्र के लिए भविष्य को अंधकारमय बना देती है। इसको नाजीवाद की प्रवृत्ति में हमने देखा कि किस प्रकार से नाजीवाद एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और नाजीवाद जिसका मूल नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल था, जिसका संस्थापक एडोल्फ हिटलर और 1920 ईस्वी में हिटलर ने अपने कुछ सैनिक साथियों की सहायता से जर्मन मजदूर संघ का कायाकल्प कर दिया। अब इसका नया नाम रखा गया राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल, जिसे सामान्य बोलचाल भाषा में नाजी दल कहा जाता था। इसके 25 सूत्री कार्यक्रम कौन कौन से थे? वर्साई संधि को तोड़ना, जर्मनी से मिले प्रदेश पुनः प्राप्त करना, जर्मन सैन्य शक्ति का विस्तार करना, जर्मनीकरण को पूरा करना, विदेशी हस्तक्षेप को रोकना और साम्यवादी समाजवादी को रोकना, भ्रष्टाचार पर आधारित लोकतंत्र की व्यवस्था का अंत करना। इसका सत्ता का ग्रहणीकरण देखने को मिलता है, किस प्रकार से वो सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है, ये देखते हुए कि सत्ता अगर मजबूती से अगर सारी शक्ति अपने हाथ में रहेंगी तो एक बड़ा डिसीजन लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उत्कर्ष के कारण हमने देखा कि हिटलर का व्यक्तित्व एक मजा हुआ राजनीतिक प्रतिभावान महान वक्ता, एक वीर सैनिक, उसकी वाणी में तेज, हिटलर एक कौशल मनोवैज्ञानिक, वह अपनी वाणी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। वर्साई संधि की जो समस्याएं थी, जैसे फ्रांस का विरोधी रूप, रूस आधिपत्य, सार आधिपत्य, क्षतिपूर्ति, भारी रकम, जर्मनी का निशस्त्रीकरण, इससे जनता नाराज थी। फिर आर्थिक संकट में भी हिटलर के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जाति उत्कृष्टता का प्रचार, जर्मनी जाति को ही उन्होंने बता दिया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति है, इसको शासन करने का अधिकार ईश्वर ने प्रदान किया है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की विफलताएं हिटलर के उत्कर्ष में योगदान देती है। साम्यवाद का भय, ये भी साम्यवादियों को जब रीस्टार्ट होना लग जाती है तो वो दौड़े दौड़े किसके पास जाते हैं? हिटलर के पास, तो उसे इस समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। और हिटलर भी ऐसे चाहता था, तो हिटलर भी साम्यवादियों को अपने फेवर करने में सफल होता है। मनोवैज्ञानिक कारण हमने देखा कि हिटलर किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता था कि चाहता क्या है। ऐसा ही उसने जर्मनी जनता की भावना को एक तरह से परख लिया और उनके सामने वैसे विचार रखे जो जर्मन जनता सुनना चाहती थी। नाजी दल का कार्यक्रम, जैसे नाजी कार्यक्रम संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन, साम्यवादी को दमन, श्रमिकों को शोषकों से मुक्ति दिलाना, भ्रष्टाचार को कम करना, मुनाफाखोरी को रोकना। तो आज हमने इस वीडियो में नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद को विस्तार समझा, उसके अंतर्गत हमने समस्याओं को जाना, प्रजातांत्रिक सरकार की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और एडोल्फ हिटलर की नाजी दल की प्रगति किस प्रकार हुई, उत्कर्ष के कारण में हिटलर की क्या क्या खूबियाँ, किस प्रकार कौन कौन सी बातें थी जिसने नाजी दल और हिटलर को उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। ओके।